कोई स्टूडेंट चलिए भाई आज आगे चलते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते रहे। जो हमारा सिलेबस है लास्ट टाइम हुआ था एरिया वेक्टर, अब उसी की कंटिन्यूएशन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी शुरू करते हैं। तो पहले भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा समझ लें कि होता क्या चीज़ है। देखो, फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का फ्लो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास अब फ्लक्स जैसे लाइट, ठीक है, लाइट का जो फ्लक्स होता है, लाइट में भी आप लोग ये पढ़े होंगे फ्लक्स का वर्ड। तो इसमें अब जो लाइट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जो जितना कितना लाइट निकल रहा है वो भी, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं फ्लक्स में, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका फ्लो, वो कितना फ्लो कर रहा है किसी डेफिनेट क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसके नॉर्मली, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो है फाइंड करना है, तो ये होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मली टू इट्स एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि एक हमने कोई डेफिनेट एरिया ले लिया, ठीक है। आप एज्यूम करिए एक आपके पास ये एरिया है, इसका एरिया, इसका जो कोई एक क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया वेक्टर आपका ऐसे है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लाइन फॉर्म कर रहा है, ओके। कोई एक ऐसा एरिया है, कोई एक ऐसा प्लेट है, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट इस नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल लाइन है इस नॉर्मल के साथ ये प्लेट ऐसा थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में आप देखोगे ये वेक्टर, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, अब इन दोनों वेक्टर के बीच में आप देखोगे कि कुछ न कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल देख लो, आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यही एंगल। तो यहाँ पे सपोज करो एक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है, देखो ऐसे फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है भाई। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें जो फील्ड लाइंस है उसका बंच, कितना बंच है। तो इसमें अगर आप बात करोगे, ये ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड ई रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम लोग फाई से शो करते हैं, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है भाई। ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके पैरेलल में इसके करस्पॉन्डिंग इस या इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल इस फील्ड में, इस फील्ड के पैरेलल में कितना इसका एरिया आ रहा है। या तो हम ऐसे करें कि इस एरिया के करस्पॉन्डिंग, ये एरिया का हम वेक्टर कंपोनेंट ले लें इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग, या इस फील्ड का वेक्टर कंपोनेंट ले लें एरिया करस्पॉन्डिंग, आएगा दोनों केस में यही फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख लेते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है भाई। इसका यूनिट क्या है, E डॉट ए। डॉट क्यों भाई, क्योंकि यहां पे कॉस का कंपोनेंट आ रहा है, इस वजह से हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे फाई इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट ए, क्लियर। अब एक बात समझो जरा, हाँ, चूंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है
कि भाई दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्केलर। याद रखना इसको। तो फाई क्या है, ये फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चीज ये जरूर से याद रखना भाई, जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बोर्ड में पूछा जाता है और हाफ मार्क्स इस पे दिया जाता है। मैं कई बार बोर्ड में चेक किया हूँ कॉपी, तो उसमें ये दिया गया है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो बहुत से बच्चे हैं जो कि दोनों वेक्टर है तो उसको बोल देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ये डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है तो ये क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट इसका क्या है भाई, न्यूटन, इसका न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर, या यूं बोलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये फ्लक्स का यूनिट होगा। ठीक है भाई। तो फ्लक्स का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो डेफिनेशन लिख लो भाई। इसका डेफिनेशन कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल area is known as electric flux. Clear? कि total electric field lines passing through a cross sectional area normal to its surface is known as electric flux. Clear? phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट A cos थीटा या E इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पे फाइव का क्या हो जाएगा, E डॉट ए, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस को अगर मैं डॉट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको एक्सपेंड करोगे यही आएगा, E ए कॉस थीटा। क्लियर है भाई, इसको आप लोग नोट करो, नोट कर लो फिर आगे चले। ठीक है, ये एक छोटे से एरिया के लिए है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सपोज करो ये तो एक डिस्क्रीट पार्ट है, अगर मेरे पास एक कंटिन्यूस बहुत बड़ा सरफेस है और तब मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। देखो सपोज करो अभी तक तो आपने भाई एक छोटे से एरिया के लिए निकाला, अगर यही एरिया बड़ा हो तब आप क्या करोगे, मान लो आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, ऐसे बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, कैसा भी एरिया हो, आपको इस पूरे एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को निकालना है। सपोज करो कि भाई फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है E, ठीक है, ऐसे निकाल रहा है E, ठीक। आपको क्या करना है, इस पूरे सरफेस से फील्ड लाइन निकालना है। तो क्या करोगे कि इसका जो इस पे मैं कोई एक छोटा सा सरफेस एरिया मैं ले रहा हूं, इसका एरिया है मैं मान लो इसका ds, क्लियर, और इसका यूनिट वेक्टर है s कैप, क्लियर, या n कैप, उसको n कैप इसका डायरेक्शन, इसका एरिया है ds और डायरेक्शन है n कैप। n कैप मतलब नॉर्मल टू दिस सरफेस, दिस एलिमेंटल सरफेस। तो इसकी वजह से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, φ1, ठीक है। तो φ1 क्या हो जाएगा, वेक्टर E इंटू ds, क्लियर है। अब अगर मैं देखो, मैं इसी को अगर ये जो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, मैं इसको क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। तो ये इसको मैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds, क्लियर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग ऐसा, इस इंटीग्रल को ऐसा सर्कल करते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ C लिख दो, तो वेक्टर E डॉट ds, ये, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे अगर हमें निकालना है किसी कंटिन्यूअस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। यूनिट आपको पता है दोनों का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके भाई, चलिए अब आगे की तरफ को चलते हैं और
इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। अब हम लोग चलते हैं गॉस लॉ पे। क्लियर? तो इसे इरेज करते हुए इतना आप लोग नोट कर लो। अभी सब पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। गॉस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है भाई। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी अलग अलग टाइप के कंटिन्यूस चार्ज होते हैं जो कि कन्वेंशनल तरीके से अगर हम निकालें फील्ड्स को, उस अलग अलग स्ट्रक्चर का फील्ड होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी वजह से जो फील्ड निकालना होता है, तो उसमें जो अगर हम कन्वेंशनल मेथड यूज करें तो हमें जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है? जबकि अगर हम गॉस लॉ के थ्रू अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ के थ्रू अगर हम निकालें तो वो हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक? और गॉस लॉ ने क्या कहा था उसके बारे में आप समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए गॉस लॉ, एक्चुअली गॉस लॉ नहीं, गॉस थ्योरम पहले हम लोग देखते हैं, फिर गॉस लॉ को उसको प्रूव करेंगे। तो गॉस थ्योरम, देखो भाई गॉस थ्योरम इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस, याद रखना कंडीशन क्या है इनका कि सरफेस हमारा क्लोज होना चाहिए, कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो पास करता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। याद रखना कि लिख लो इसमें, इट स्टेट्स दैट the net flux passing through a closed surface is, it states that the net flux passing through a closed surface is 1/ε0 times total charge enclosed by the closed सरफेस। क्लियर है? ये एप्सिलॉन क्या है आपका, वही परमिएबिलिटी, परमिटिविटी। तो यहाँ पे ये आप फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्यू नेट होना चाहिए, याद रखिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। क्लियर है? इसको नोट कर लो आप लोग। ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? ये होता है, यही गॉस ने स्टेट किया था। गॉस थ्योरम यही है, देख लो इसे। चलिए आई होप आप लोग इतना लिख लिए होगे। तो हम लोग अब आगे की तरफ को चल रहे हैं। चलिए भाई, इतना हो गया। तो अच्छा, इसका ये गॉस थ्योरम तो हो गया भाई, इसका हम लोग प्रूफ समझ लेते हैं कि जो इन्होंने बोला है क्या ये सही है। तो इसके लिए एक प्रूफ है इनका, उसको समझ लेते हैं। है क्या? ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम ये समझते हैं। गॉस थ्योरम तो आपने पढ़ लिया।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एज्यूम करते हैं कि लेट स्मॉल पॉइंट चार्ज ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, मैं मान ले रहा हूं कि एक हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि इस सेंटर पे रखा हुआ है क्यू नॉट, रेडियस इसका है, इसका रेडियस मैं मान ले रहा हूं स्मॉल आर। ठीक है भाई, अब अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस सरफेस पे मैं अगर फील्ड निकालना चाहूं, जो इसका भाई एक स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस जाहिर सी बात है भाई अंदर तो फील्ड रहेगा नहीं, ये तो इतना तो आपको पता है। ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में। अब यहाँ पे जो सरफेस पे फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तो फील्ड एट द सरफेस क्या देगा भाई, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू, अगर मैं मान लूं ये जो सरफेस है S, इसी को मैं मान लूं ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है। क्लियर है भाई, ठीक, ये गॉसियन सरफेस है ना, तो अकॉर्डिंग टू हमें भाई गॉसियन सरफेस एक डिफाइन चूज करना पड़ता है ना, तो मैं मान ले रहा हूं कि यही सरफेस हमारा एक गॉसियन सरफेस है। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस फ्लक्स पे भाई कितना फ्लक्स होगा इसमें से, अगर मैं मान लो इसके किसी एक सरफेस से मान लूं कि ये मान लो ये एक जो है ये पूरा एक ds है, ठीक, और ds का ये जो n वेक्टर है, इसका जो इसमें इंक्रीमेंटल एरिया ले रहा हूं ds, ये जो n कैप होगा ये इस सरफेस के साथ क्या फॉर्म करेगा, ऑलवेज 90 डिग्री, सॉरी जो ये n कैप और जो फील्ड लाइंस हैं, ध्यान दो, ये n कैप मतलब इसका जो वेक्टर है इस ds का, और जो फील्ड लाइंस हैं इसमें पास होने वाली फील्ड लाइंस, वो उनके बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं ds मतलब d फाई निकालूं इस छोटे क्षेत्र के कारण, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर e डॉट ds डॉट है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे e ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी भाई, यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर e ds, ठीक है, ये d फाई आएगा। क्लियर है, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं, क्लियर है, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, एक फाई मिलेगा जिसकी वैल्यू ये e तो कांस्टेंट है, e को निकाल लोगे आप बाहर, चेंज क्या होगा ds। ठीक है भाई, ये क्या दिया है, ये जो स्मॉल एक स्फीयर है, स्फीयर में छोटे से एरिया को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो उसका क्या आएगा, पूरा सरफेस एरिया ही आएगा उस स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर, ये आप बचपन में पढ़े हो। तो यहाँ से अच्छा मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ ताकि जो है डाउट ना हो। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, ये जो फ्लक्स होगा, अब इस फ्लक्स को, ठीक है, ये बराबर इतना मैं लिख सकता हूं, देख लो, दिस इक्वल्स टू दिस वन, ये है ही है, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा वेक्टर e क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, ये जो ds है, ds का एरिया क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, उस e की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को वहां पुट करो, क्या आएगा, फोर पाई आर स्क्वायर कैंसिल, आया क्या भाई, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लो भाई, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। देख लो, इसको देख के लिखो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किस पे बेस्ड? गॉस लॉ पे। ओके, क्वेश्चन क्या है? कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन लिखो एक, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ भाई, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ठीक है, कॉमा ए बी सी बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो कि ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ए बी सी आपका बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर से। फाइंड द फ्लक्स passing through an area of capital A having YZ plane। क्लियर है भाई? चलो इस क्वेश्चन को करो, जरा ट्राई करो आप लोग एक बार। हाँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। शायद कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा, किए होगे तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करो भाई, थोड़ा सा देखा जाए, या चलो मैं कर दे रहा हूँ, छोड़ो। देखो है क्या चीज, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो जरा, एक ये फील्ड है जो कि E इक्वल्स टू ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ना, E इक्वल्स टू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर? यहाँ पे ए बी सी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो भी हो, कोई भी इंटीजर हो। आपको एक एरिया है कैपिटल ए, ठीक है, इस कैपिटल ए से फ्लक्स निकालना है जो कि पास करे वाई जेड। अब वाई जेड प्लेन पे है तो भाई जाहिर सी बात है ये ऐसा ऐसा कहीं होगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनाएगा। अब इसका अगर मैं नॉर्मल लूँ तो ये कहाँ आएगा, इसका डायरेक्शन ये आएगा आई कैप की तरफ को, मतलब कि ए आई कैप। क्लियर है? इसका जो एरिया होगा ये एरिया है, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, एक वैल्यू लो ए आई कैप रख लो, ये क्या हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है ए आई कैप के साथ। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है आपको पता है भाई ये जो आई कैप है सिर्फ आई कैप के साथ ही देगा, बाकी जे और के साथ क्या देगा,
वो जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। ये क्या देगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। देख लो भाई, बोलो इसमें कुछ डाउट हो तो। मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अब आगे की तरफ को चले, कुछ और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाले। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है so that flux passing through a cylinder having its axis parallel to field lines is 0। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, so that flux passing through a cylinder having its axis parallel to the field lines is 0। क्लियर? समझ में आया भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस फाइंड करना है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एक सिलेंडर से, ऐसे सिलेंडर से जो कि ये एक सिलेंडर है। क्लियर भाई? ठीक है, ये एक सिलेंडर है, आपको पता है इस, ये क्या है, सिलेंडर का एक्सिस। क्लियर? ये सिलेंडर का एक्सिस है, ये आप 11th में पढ़ चुके हो, सिलेंडर 7 चैप्टर में। चलो बहुत अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल में लगा हुआ है। आपको फाइंड करना है कि जो नेट फ्लक्स होगा इस पूरे सिलेंडर के कारण वो 0 है, वो प्रूव करना है हमें। चलो कैसे प्रूव करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ठीक, देखिए आपको पता है कि जो, जैसे कि मान लो यही सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का एक, ये आपका एक सिलेंडर है, मान लो ये इसका एक्सिस है। अब देखिए जो इसके सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है, इनका जो रेडियस एरिया वेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज रेडियल टू दिस सरफेस। ठीक है, ये पूरे सरफेस से, ये पूरे सरफेस से हमेशा इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके साथ क्या बनाएगा, हमेशा ये देखो, ये जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर जो ये ds होगा, ये इसका वेक्टर ऊपर है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कैसे है, ये इतना, इनके बीच में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है आपका, ऑलवेज 90। सिमिलरली यहाँ की मैं बात करूँ तो भी यहाँ पे जो ds है और ये जो एरिया वेक्टर है ये क्या है, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे। यहाँ पे भी आपके पास एंगल कितना बना रहा है, 90। तो आप देखोगे जितने भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये इसके कारण फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू
फ्लैट एरिया। ठीक, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक तो कर्ड सरफेस एरिया, दूसरा फ्लैट सरफेस एरिया। अब चूंकि कर्ड सरफेस एरिया में आपके पास जो E है और ds बना रहा है, इसके बीच में cos 90 हो रहा है, ठीक है। और ये आपके पास फ्लैट सरफेस एरिया में अभी इसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये तो आपका हुआ क्या, जीरो। तो यहां पे जीरो प्लस या फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस एरिया, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है। देख लो भाई, अब हम बात करते हैं इस वाले सरफेस की और इस वाले सरफेस की। तो यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो मान लो एरिया इसका ये है, इसका एरिया ये है, इसका एन वेक्टर यहाँ आएगा और ई इधर आएगा। यहाँ पे एन इस डायरेक्शन में और ई भी इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो हमें मिलेगा फाई 1 और इसके कारण जो मिलेगा हमें फाई 2, ठीक है। जो कि ये फाई टी इक्वल्स टू फाई फ्लैट, फाई टोटल इक्वल्स टू मतलब कि फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ई ए और कॉस 0। क्लियर है? क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों कितना बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या बना रहा है, ये ए इधर है और ई इधर है, 180 डिग्री यहाँ बना रहा है। ये क्या बनाएगा, ई ए कॉस 180। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1, और cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों कट के क्या देगा, 0। तो टोटल फ्लक्स क्या दे दिया भाई, 0। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। देख लो भाई, इतना समझो आप लोग, समझ के से नोट करो, करो फटाफट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इतना आप लोग जो है कर लिए हो, तो अब आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। वैसे इरेज कर रहा हूँ भाई। चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के। क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज है जो कि क्यूब में प्लेस्ड है, ठीक है। लिखो जरा इसके भी, अ चार्ज Q0 is placed at the center. Find flux passing through each surface. ठीक है भाई, एक चार्ज है, सपोज करो कि ये आपका एक यूनिट क्यूब है, ठीक है। एक
क्यूब है, दैट्स बात है। लेंथ कुछ भी मान लो आप, ABCD या 1 ही मान लो लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन दिया हो ना दिया हो, आप मान लो एक लेंथ मान लो, ये A, ये A, ये A, ये A, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसके सेंटर पे Q नॉट प्लेस्ड है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव नेट क्या हो जाएगा भाई, नेट चार्ज Q अपॉन, अगर मैं ये जो सरफेस एरिया है इसका टोटल सरफेस एरिया मानूंगा, सरफेस एरिया का तो कोई रोल है नहीं, तो Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया बात, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि किसी एक सरफेस से इस क्यूब के पास कितने सरफेस है भाई, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फेसेस हैं। तो हर एक फेस से या हर एक सरफेस से इंडिविजुअली फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ फ्लक्स नेट, ठीक है। तो 1/6 ऑफ Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको आप लोग जो है नोट करो, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर पर रखा है चार्ज, तो जाहिर सी बात है लाइट हर जगह से निकलेगा, जो फील्ड लाइन से हर जगह निकलेगा। तो एक फेस पे 6, चूँकि 6 पार्ट है, 6 फेस है, तो एक फेस से निकालना है तो हम 1/6 से डिवाइड किए, क्लियर है। चलो अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर यही चार्ज सेंटर पे ना रह के क्या रह जाए, किसी एक कॉर्नर पे रहे, तब क्या होगा, बोलो भाई। उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा बस। चलो भाई, अब अगर मैं इस चार्ज को सेंटर पे ना रख के मैं इसके किसी कॉर्नर पे रख रहा हूँ, उस केस में क्या होगा। मान लो कि मैं इसी क्यूब में एक कॉर्नर पे यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज को प्लेस कर रहा हूँ जिसका वैल्यू Q नॉट है, आपको पता है भाई, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ से जो चार्ज निकलेगा, ध्यान से समझना आप, थोड़ा इसको इमेजिन करना, ये जो चार्ज होगा इस जब हम कॉर्नर पे रखेंगे तो आपके पास जो चार्ज का, चूंकि हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर हैं, यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर हैं, ठीक है। तो इसका तो भाई पहली बात, जो चार्ज का जो पार्टिसिपेशन है, चार्ज की वजह से जो फ्लक्स का, फील्ड का, वो फील्ड का तो पार्टिसिपेशन हो जाएगा भाई 1/8, ठीक है। Q नॉट बाई 8 पार्ट ही ये सिर्फ इस पे आएगा। ये तो हुआ चार्ज की बात। अब हम करते हैं कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक फील्ड, ये 3 सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस, देखो एक मैं कलर कर देना हूं, इस फील्ड पे जब यहाँ पे रहेगा चार्ज, तो ये वाला सरफेस ऊपर वाला, ये वाला सरफेस इस तरफ वाला, और ये वाला सरफेस जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ठीक है। इधर का और ये इधर का, ये तीनों सरफेस क्या हो जाएंगे, इस फील्ड के पैरेलल में हो जाएंगे। अब चूंकि सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस है अगर चार्ज के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है, तो सॉरी एरिया के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, तो Q फाइव कुछ क्या होता है, E डॉट ए, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बाकी बचेगा 3 सरफेस, एक ये इस तरफ और एक इसके नीचे का, एक इधर का, एक उस तरफ का, ठीक है। ये 3 सरफेस बचेगा। तो इस तीनों के कारण जो हमें नेट फ्लक्स आएगा, दैट इज, पहली बात तो भाई Q/8 तो ये आ गया था, इसका चूंकि कॉर्नर पे है तो ये 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, और साथ ही साथ 1/3 पार्ट को ये फ्लक्स को निकाल पाएगा। बाकी 3 सरफेस तो क्या हो गए इसके पैरेलल परपेंडिकुलर हो गए, तो ये 1/8 चार्ज का, 1/3 फेस का, और इंटू 1/ε0, ये टोटल आ गया Q/24ε0। ये कब होगा,
व्हेन चार्ज प्लेस्ड एट एनी कॉर्नर। ठीक है भाई, अगर चार्ज किसी एक कॉर्नर पे रखा है उस केस में ये आएगा Q अपॉन, ये Q नॉट लिख लो, Q नॉट अपॉन 24 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये 24 है भाई, 24 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लो, फिर चलते हैं आगे। समझो भाई से, फिर चले आगे कुछ नए क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं अरेंज कर रहा हूँ, कुछ चल रहा हूँ आगे क्वेश्चन कराने को। चलिए बच्चों, चलो देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं लिखा हूं यहाँ पे वो है क्या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ फिगर भी बना दे रहा हूं मैं। फिगर आपका है ठीक हो। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लगा हुआ है, और जो EX है एक्स कंपोनेंट, ये आपका अल्फा इंटू रूट एक्स ये दिया हुआ है। ये जेड और वाई ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दोनों तरफ, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये आपका क्यूब है ए लेंथ का, ये भी यहां से ये ए लेंथ प्लेस है, तो जाहिर सी बात है भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। इसमें आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, शायद छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो। ये ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2a होगा, अच्छी बात है। ठीक है, इसमें ये ना, तो हमें निकालना है पहला, अल्फा की वैल्यू दे रखा है, एक्स हमारा EX जो है एक्स के साथ रूट एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो फाई E निकालना है इस पूरे क्यूब के कारण। ठीक, तो देखते हैं इस क्यूब के कारण कौन कौन सा फेस वर्क करता है फ्लक्स निकालने के लिए। देखो जरा, जो ये वाला फेस होगा बाहर का वो इस तरफ होगा इसका एरिया, और फील्ड ऐसे लगा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री 0, इसके उस तरफ वो भी उसकी वजह से 0, ये जो ऊपर वाला 4 प्लेट है, ऊपर वाला एरिया ये भी 0, और इसके नीचे वाला भी 0। रिजल्ट किससे किससे मिलेगा, जो ये वाला सामने वाला जो फेस है इस तरफ, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन फेस है उस तरफ, इन दोनों के कारण हमें फेस मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये राइट साइड में है फ्लक्स ड्यू टू राइट साइड, और इस तरफ क्या है फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो फाई L अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर EX डॉट A, चूंकि एरिया क्या है इसका लेंथ एक क्यू है, ए का ए इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर मिलके ए मिलके ए स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल कितना है, ए इस तरफ है और ई इस तरफ, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री। ठीक है, ये आया आपका -1 EX ए स्क्वायर। EX की वैल्यू भाई कितनी है, मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, EX मतलब कि अल्फा इंटू एक्स, मतलब कि ये x मतलब क्या, ये a डिस्टेंस पे, तो यहाँ अल्फा इंटू ए स्क्वायर यहाँ पहले से था, तो ये कितना हो माइनस अल्फा, ये हाफ है
a की पावर 1/2 और ये क्या है 2, तो 2 प्लस 1/2 मतलब कि a टू द पावर 5/2। ये क्या हुआ ड्यू टू फ्लक्स लेफ्ट साइड। देख लो भाई, इसमें कोई डाउट आई थिंक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं राइट साइड का फ्लक्स ड्यू टू राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा EX, सेम एरिया A, और यहाँ पे A और ये जो E है ये दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में है, तो ये EX A² और ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा cos 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू EX A² इंटू cos 0 वैल्यू 1। EX की वैल्यू भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो A लेंथ और A लेंथ 2x बराबर 2a है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप अल्फा इंटू रूट 2a इंटू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A², यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू रूट 2 इंटू a टू द पावर 5/2। ठीक है भाई, ये ड्यू टू राइट साइड। अब आप क्या करोगे नेट फ्लक्स से ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, क्या करो ऐड करो, तो फाई नेट क्या हो जाएगा फाई आर प्लस फाई एल लेफ्ट। आर क्या है इतना अल्फा रूट 2 और a टू द पावर 5/2 माइनस अल्फा ये है रख दो इसको इंटू a टू द पावर 5/2। तो अल्फा और a टू द पावर 5/2 ये कॉमन है, तो कर लो यहाँ पे अल्फा इंटू a टू द पावर 5/2 कॉमन है, यहाँ रूट 2 माइनस 1। रूट 2 वैल्यू क्या होती है भाई 1.414 और उसमें से एक घटाओगे तो 0.414 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू 0.414 इंटू a टू द पावर 5/2। ठीक है भाई, ये आपका आया नेट फ्लक्स। अब यहाँ पे आप क्या करो फाई नेट निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, अल्फा क्या है 800 रखो 800 इंटू 0.414, ये क्या है ये आपका कितना दिया गया है भाई ए वो दिया गया है 0.1। ठीक है, तो 0.1 टू द पावर 5/2। अब ये पूरा सॉल्व करोगे तो भाई सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा। ठीक है भाई, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो कटेगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ पे और 8 इंटू इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.05 ये नेट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, ये 1.05 आएगा, इतना आप इसे नोट कर लो। अब दूसरा बोला गया है कि चार्ज विद इन द क्यूब, आपके पास फ्लक्स पता है, आप इसमें क्या करो Q इक्वल्स टू F फाई इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 8.86 10 पावर माइनस 12 इंटू 1.05, ये जो होगा इतना कूलॉम आएगा। भाई कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर मिलेगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको समझो आप लोग, इसे सॉल्व कर लेना यार, वो 9 पॉइंट समथिंग में आएगा, जो भी आएगा उसे सॉल्व कर लेना। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई, आपको फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज
surface area having plus 5 coulomb microcoulomb minus 3 microcoulomb and 8 microcoulomb। ठीक है, इतने इतने एरिया है और एरिया क्या दिया गया है, एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल में 5 माइक्रोकुलॉम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, -3 माइक्रोकुलॉम यहाँ पड़ा हुआ है और 8 माइक्रोकुलॉम यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, आपको निकालना है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। चलो कैसे फाइंड करोगे भाई, क्वेश्चन है तो बड़ा सा, करोगे कैसे। फ्लक्स, आपके पास फॉर्मूला है कि फ्लक्स क्या होता है कि नेट फ्लक्स अपॉन नेट चार्ज अपॉन 1/ε0। तो फाई नेट क्या हो जाता है भाई, क्यू नेट अपॉन ε0। और ये क्यू नेट कैसा होगा, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे ये जो क्लोज सरफेस कौन सा है भाई, ये क्लोज सरफेस हमारा ये है गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे कितना है भाई नेट चार्ज, ये +5 माइक्रोकुलॉम और -3 माइक्रोकुलॉम और अपॉन ε0 टाइम्स। इस 8 माइक्रोकुलॉम को हम क्या करेंगे, इसका कोई रोल ही नहीं है, रीजन क्योंकि ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं, इस वजह से इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास कितना आएगा नेट चार्ज, यहाँ पे +2 माइक्रोकुलॉम अपॉन ε0 क्या होता है 8.86 10⁻12। ये माइक्रो कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइक्रो यहाँ 10⁻6 आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ये क्या आ जाएगा 2 × 10⁻6 अपॉन 8.86। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेना इसको, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, इतना भाई मिलेगा हमें नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, दिस गॉसियन सरफेस। अच्छा एक बात, इन सब में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, एक बात कॉमन आया होगा कि ये जो यूनिट है, अब तक तो यूनिट आपको याद हो गया होगा, अब भूलना भी मत, इसका डायमेंशन भी रट लेना, डायमेंशन भी पूछता है, यूनिट भी पूछता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भूलना मत आप लोग भाई। चलो तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी तो फिलहाल नहीं है, अब करते हैं कल। ओके, चलो बच्चों, आप लोग भाई मन से पढ़ाई करो, ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करो जिससे कि क्वेश्चन को आप ठीक समझ पाओ, उसे एनालाइज कर पाओ ना, और कोशिश किया करो कि खुद से ट्राई करो। मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे किया जाता है, उस तरीके से करोगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप कभी भी क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, हाँ थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन होगा ज़रूर। क्वेश्चन ना आए, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उसमें से कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर निकल के आएगा। ओके, तो अब इसी के साथ भाई आप लोग तैयारी करो, और मैं ऐसे आज के लिए बस इतना कर रहा हूँ। और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए। इसके लिए आप लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, चलिए भाई, ओके, गुड बाय।